हम आज कानून बनाते हैं और हमने देखा होगा, इसमें उनका दोष और इनका दोष ये मुद्दा नहीं है। हमारी कुल मिलाकर के स्थिति है कि हम कानून बनाते हैं और दूसरे ही सत्र में आना पड़ता है, यार पिछली बार बनाए लेकिन ये 2 शब्द रह गए, जरा फिर से एक बार संशोधन करना पड़ेगा। कितनी मर्यादाएं हमारी। और मर्यादाओं का मूल कारण ये नहीं है कि ईश्वर ने हमें विधा नहीं दी है, उसका मूल कारण है कि हम लगातार संविधान के प्रकाश में चीजों को नहीं सोचते हैं। कभी राजनीतिक स्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, कभी कभार तत्कालीन लाभ लेने के इरादे हावी हो जाते हैं, और उसी के कारण हम समस्याओं को राजनीतिकरण करके जोड़ते हैं। तब जाकर के हम मूल व्यवस्थाओं को नहीं करीब कर पाते जो शताब्दियों तक काम आए। और इसलिए संविधान सभा में बैठे हुए लोगों की ऊंचाई हम सोचें, हम उनसे प्रेरणा लें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने कितना सोचा। क्या दबाव नहीं आए होंगे? क्या आग्रह नहीं हुए होंगे? क्या बिल्कुल विपरीत विचार नहीं रखे गए होंगे? सब कुछ हुआ होगा, लेकिन सहमति से एक डॉक्यूमेंट बना जो आज भी हमें प्रेरणा देता रहता है। और इसलिए हम जो कि धारा बनाते हैं, हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम इस काम को करें। और उसमें भी मैं राज्यसभा का सविशेष महत्व देखता हूं, ये ऊपरी सदन का सविशेष महत्व देखता हूं, क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते यो न वदन्ति धर्मम् धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तत् यत् छलम भ्युपेति। संविधान सभा में हम ये जब, यानी ऐसी कोई चर्चा नहीं हो सकती कि जिसमें वृद्ध जन न हो, वृद्ध जनों में धर्म न हो, धर्म वो न हो जिसमें सत्य न हो। ये वो सभा है। और इसलिए मैं समझता हूं राज्यसभा का अपना एक महात्मा है, उसका एक विशेष भूमिका है। और संविधान सभा की बहस में गोपाल स्वामी आयंगर ने जो बात कही थी वो मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई भी महत्वपूर्ण संघीय व्यवस्था है, वहां दूसरे सदन की व्यवहारिक आवश्यकता महसूस हुई है। कुल मिलाकर के हम इस पर यह जानने के लिए विचार कर रहे हैं कि यह कोई उपयोगी कार्य करता है या नहीं। दूसरे सदन से हमारी अपेक्षा संभवतः केवल इतनी है कि महत्वपूर्ण विषयों पर गरिमापूर्ण बहस कराएं और संभवतः क्षणिक भावावेश के परिणाम स्वरूप सामने आने वाले उस कानून को तब तक लंबित रखना जब तक वह भावावेश शांत न हो जाए और विधायिका के समक्ष आने वाले उपायों पर शांतिपूर्वक विचार न कर लिया जाए। और संविधान में यह प्रावधान करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर वित्त से संबंधित मामले पर लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच कोई विवाद हो तो लोकसभा का मत ही मान्य होगा। इसलिए इस दूसरे सदन की मौजूदगी में हमें केवल वह साधन प्राप्त होता है जिससे हम उस कार्रवाई विलंब में करते हैं जो संभवतः जल्दबाजी में शुरू की गई हो, और शायद हम उस अनुभवी व्यक्ति को एक अवसर देना चाहते हैं जो संभवतः गहन राजनीतिक विवाद में न रहता हो, लेकिन जो उस ज्ञान और महत्व के साथ बहस में हिस्सा लेना चाहता हो जिसे हम सामान्यतः लोकसभा के साथ नहीं जोड़ते हैं। यही सभी बातें दूसरे सदन के संबंधित प्रस्तावित है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर विचार करने के बाद ज्यादातर लोग एक ऐसा सदन बनाने और यह सावधानी बरतने रखने में के पक्ष में है कि वह कानून
अथवा प्रशासन में के रास्ते में अड़ंगा सिद्ध न हो। ये गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में कहा था। मैं समझता हूं हम इस सदन के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं हो सकता। और पंडित नेहरू ने अपने विचार रखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारे संविधान का सफल क्रियान्वयन किसी भी लोकतांत्रिक संरचना की भांति दोनों सदनों के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर करता है और इसलिए हमारे लिए आवश्यक बन जाता है कि हम किस प्रकार से मिलजुल करके इस बात को आगे चलाएं। और जैसा मैंने पहले ही शास्त्र में कहा था कि वो कोई सभा नहीं है जिसमें अनुभवी लोग शामिल न हो और वह वरिष्ठ नहीं है जो धर्म की बात न करता हो और वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न कहा जाए और वह सत्य नहीं होता है जिसमें कोई छल कपट और धोखाधड़ी हो। मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से देश हमारी तरफ देखता है। ये ठीक है, कालक्रम में हम लोगों की हालत क्या है, हमारी बिरादरी की क्या हालत है, वो हम भली भांति जानते हैं। लेकिन ये सही है कि अभी भी हमारे लिए कुछ जिम्मेवारियां हैं और उस जिम्मेवारियों को निभाना एक सदस्य के रूप में भी हमारे संविधान में हमें काफी कुछ कहा गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने जो कहा है वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं अन्य सभी उसका अनुपालन करते हैं। वो जो भी मापदंड स्थित करते हैं लोग उन्हीं मानकों का अनुसरण करते हैं। अंबेडकर जी ने 1946 में एडमंड बर्क को उद्गर्त करते हुए कहा था, इट इज इजी टू गिव पावर, इट इज डिफिकल्ट टू गिव विजडम। और पूरा मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं। शक्ति हाथ में लेना जितना आसान है, बुद्धि विवेक धरोहर में पाना उतना ही कठिन है। आइए हम अपने आचरण से प्रमाणित करें कि यदि इस सभा ने अपने आप को कुछ सार्वभौमिक शक्तियां दी है तो उन शक्तियों को उचित प्रयोग भी बुद्धि विवेक से ही होगा। हम केवल इसी मार्ग से सभी को साथ लेकर आगे बढ़ सकेंगे। एकता की दिशा पर चलने के लिए यही मात्र रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना सारा सोचा, लेकिन एक बात उनको सोचने की जरूरत नहीं लगी। और ऐसा क्या हुआ कि हमें उस रास्ते पर चलना पड़ा। दोष उनका नहीं था, उनका हम पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने इस दिशा में नहीं सोचा। और तब जाकर के इसी सदन को, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे लोकसभा हो, हम लोगों को एथिक कमेटी का निर्माण करना पड़ा। संविधान सभा के सदस्यों को कभी ये जरूरी नहीं लगा होगा कि कभी एथिक कमेटी की निर्माण करना पड़े। इस सदन को एथिक कमेटी का निर्माण करना पड़ा और ये एथिक कमेटी के पीछे मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा उसी तरह। हम राजनीति में जो लोग हैं, हमारी एक जिम्मेवारी का संदेश भी देते हैं। जब हमारे यहां कुछ
सदस्यों के द्वारा छोटी मोटी हरकतें हुई, तो यही सदन की हिम्मत है कि उन्होंने सदन की मर्यादा को, लेकिन ये आवश्यक है, सभापति जी मैं आग्रह करूंगा, ये आवश्यक है कि हमारे सभी सदस्यों को बार बार एथिक कमेटी के जो उसूल हैं, जो निर्माण हुआ है, बार बार उनको कहते रहना पड़ेगा, उनको बताते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कोई गलती न कर बैठे और ये तो हमारा दायित्व बनता है। लेकिन इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा, 14 अगस्त 1947 डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा है वो मैं समझता हूं हम लोगों की जिम्मेवारी है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा 14 अगस्त को, अगली सुबह से आज रात के बाद हम ब्रिटिशर्स को दोष नहीं दे सकते। हम जो कुछ भी करेंगे उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्वतंत्र भारत को उस तरीके से आंका जाएगा जिस तरीके से भोजन, कपड़े, घर और सामाजिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर आम आदमी के हितों की पूर्ति की जाएगी। जब तक हम ऊंचे पदों पर मौजूदा भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद, सत्ता की चाह, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, जिसने हाल के समय में इस महान देश की छवि को खराब की है, तब तक हम प्रशासन, उत्पादन और जीवन से जुड़ी वस्तुओं के वितरण में कार्य कुशलता नहीं बढ़ा पाएंगे। ये 2015 1 दिसंबर का भाषण नहीं है, ये 14th अगस्त को डॉक्टर राधाकृष्णन जी देख रहे थे कि कैसे कैसे संकटों से हमें गुजरना है, और इसलिए इन महापुरुषों का स्मरण करना हमारे लिए आवश्यक होता है कि क्या हुआ कि ये बातें छूट गई। दोबारा हम पुनः स्मरण करें, फिर संकल्प करें, फिर चल पड़े। अभी भी देर नहीं हुई है। 125 करोड़ का देश, 800 मिलियन 65 से कम आयु की जनसंख्या हो, उस देश को निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमारे पास ऐसे महान पुरुषों की विरासत भी है और हमारे पास उन नौजवानों के सामर्थ्य के अवसर भी हैं। हम उन दोनों को मिलाकर के हम कैसे करें, उसकी ओर हमने आगे देखना है। कभी कभार हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जब याद करते हैं तो मैं कुछ बातें ये कहना चाहता हूं। संविधान के द्वारा, और ये बात सही है कि हमारा संविधान एक सिर्फ कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था ही सीमित नहीं है, वो एक सामाजिक दस्तावेज भी है। और जितने उसकी कानूनी सामर्थ्य की हम सराहना करते हैं, उतनी ही उसके सामाजिक दस्तावेज की ताकत की भी सराहना और उसको जी करके दिखाना, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। बाबा साहब ने जो हमें जो संविधान दिया, उस संविधान में कानूनी एक व्यवस्था तो है जो समता के सिद्धांत का पालन कराता है, सोशल जस्टिस की वकालत करता है, सामाजिक न्याय की चर्चा करता है। लेकिन अगर हम संविधान के दायरे में अटक जाएंगे तो हो सकता है समता तो आ जाएगी, लेकिन अगर समाज अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, सैकड़ों वर्षों की बुराइयों से मुक्ति पाने का समाज संकल्प नहीं करता है, जो पाप हमारे पूर्वजों के द्वारा हुए हैं, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां तैयारी नहीं करती हैं, तो बाबा साहब आंबेडकर का सोशल जस्टिस की ताकत हो, समता की ताकत हो, वो पूर्ण करने का दायित्व एक समाज के नाते भी हमको उठाना पड़ेगा। और इसलिए बंधारण हमें अगर समता की ताकत देता है, तो समाज की संस्कार सरिता हमें ममता की ताकत देता है। अगर समता हमें
बंधारण के निहित ताकतों से प्राप्त होती हैं, तो समाज को भी तैयार करना पड़ेगा कि जैसे समभाव जरूरी है, वैसे ही समाज में ममभाव भी जरूरी है। और देश तब चलेगा जहां समता भी हो, ममता भी हो, समभाव भी हो, ममभाव भी हो। ये 125 करोड़ देशवासी, दलित माता की कुख से पैदा हुआ बेटा भी मेरा भाई है। ईश्वर ने मुझे जितनी शक्ति दी है, परमात्मा ने उसको भी उतनी ही शक्ति दी है। मुझे तो अवसर मिला, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला। उसको अवसर मिले, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए सिर्फ बंधारण की सीमाओं में नहीं, समाज जागरूक भी उतना ही अनिवार्य है। न हिंदू पति तो भवेत्, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बात इस सदन से उठनी चाहिए, ये बात सदन से पहुंचनी चाहिए। आज भी समाज में किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार होता है, तो ये हमारे लिए कलंक है। एक समाज के नाते कलंक है, एक देश के नाते कलंक है। इस दर्द